गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मोहन साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री। आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो सेमेस्टर 3 में है और जिन्होंने जी पेपर के रूप में इतिहास को रखा है, या जो सेमेस्टर 3 में है और जिन्होंने पास कोर्स के रूप में इतिहास को रखा है। तो आज के विषय में हम बात करेंगे DSE पेपर, जी पेपर के अंतर्गत शेरशाह सूरी के बारे में और उनकी कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के बारे में। तो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कहा, आज का जो टॉपिक है वो शेरशाह के बारे में है। ये वैसे छात्रों के लिए है जो यूजी सेमेस्टर 3 में है और जिन्होंने DSE 1C और जी तृतीय के रूप में इतिहास को रखा है और जिनका विषय है, जिनका चैप्टर का नाम है, जिनके पेपर का नाम है भारत का इतिहास 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे शेरशाह सूरी और उसके प्रशासन के बारे में, जिसने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया था और अपने प्रशासनिक सुधारों के द्वारा भारतीय इतिहास में अपना नाम ऊंचा किया। तो यहाँ मैंने शेरशाह सूरी और उसके प्रशासनिक व्यवस्था को एक डायग्राम के रूप में दिखाने का प्रयास किया है, बनाने का प्रयास किया है, जिससे कि विद्यार्थियों को समझने में काफ़ी सुविधा होगी। तो यह हम देख रहे हैं, मैंने शेरशाह सूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला है शेरशाह सूरी की प्रारंभिक जीवन, दूसरा है उसका सुल्तान के रूप में गतिविधियाँ, और तीसरा है शेरशाह सूरी का प्रशासनिक शासन प्रबंध। तो प्रारंभिक जीवन में जन्म से लेकर उसके शासक बनने के पूर्व जो घटनाएं घटी उसे मैंने रखा है। इसके अंतर्गत जन्म, जागीर प्रबंधन, मोहम्मद लोदी के अंतर्गत सेवा, मुगलों की सेवा, बाबर के संपर्क में जब आया, बिहार पर अधिकार, मुगलों से दोबारा संघर्ष हुआ, फिर बंगाल विजय, फिर मुगलों से संघर्ष। इसके पश्चात वो सत्ता पर आसीन हुआ और सत्ता पर आसीन होने के बाद उसने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान की, जिसमें सबसे पहला आता है पश्चिम उत्तर विजय। पश्चिम उत्तर, भारत के पश्चिम उत्तर सीमा को सुरक्षित करने के लिए उसने जो प्रयास किए। फिर बंगाल का पुनर्विजय, मालवा विजय, रायसीन विजय, मुल्तान एवं सिंध विजय, मेवाड़ विजय और कालिंजर का विजय, जो उसकी अंतिम विजय थी। इसी के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में। इसके बाद आता है हम लोग शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध में। तो शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो उसे मैंने 5 से 6 भागों में बांटा है, जिसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सैनिक, वित्तीय, न्याय व्यवस्था या न्याय प्रशासन, व्यापार वाणिज्य का विकास, गुप्तचर प्रणाली और सार्वजनिक निर्माण। केंद्र के अंतर्गत रखा गया राजत्व को और केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो 4 विभाग जो शेरशाह सूरी ने विभाजित किए, तो केंद्रीय प्रशासन को उसे रखा है, जिसमें दीवान विजारत, दीवान अर्ज जो सैनिक विभाग था, दीवान विजारत जो वित्तीय विभाग था, दीवान रसालत जो विदेश विभाग था और दीवान इंसा जो आंतरिक पद व्यवहार से संबंधित था। तो हम लोग अब शेरशाह के बारे में जानते हैं, देखते हैं। यहाँ मैंने शेरशाह की जीवनी संबंधित कुछ सार बनाए हैं, कुछ संक्षिप्त उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसके अनुसार शेरशाह, जिसका प्रारंभिक नाम फरीद खां था, का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा, जो होशियारपुर पंजाब में स्थित है, में हुआ था। इसका पिता हसन खां बिहार में सहसराम और खवासपुर टांडा का जागीरदार था। फरीद खां के पिता यानी फरीद खां के दादा इब्राहिम खां पेशावर के निकट रहते थे और वो घोड़ों के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, परंतु इस व्यवसाय में अधिक लाभ न होने के कारण वे सैनिक सेवा उन्होंने प्रारंभ की, सैनिक के रूप में अपना योगदान देना प्रारंभ किया। और लोधी शासक पहले लोधी के काल में वो भारत आया और इसके साथ साथ उसका पूरा परिवार भी भारत पहुंच गया और उसने उस बहलोल लोधी के शासन काल में सेना के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। इब्राहिम खां के कालांतर इब्राहिम खान ने हिसार फिरोजा के सूबेदार जमाल खां के यहाँ नौकरी कर ली और यहीं रहते हुए उसने घोड़े के व्यवसाय भी प्रारंभ किए। इब्राहिम खां की मृत्यु के बाद जमाल खां की सेवा में आ गया और उसके बहलोल खां के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह ने जमाल खां को बिहार का सूबेदार बनाया
और इसके साथ इब्राहिम खां हसन खां भी बिहार चला गया, जहां उसने सहसराम और खासपुर टांड के क्षेत्र के परगना के जमींदार के रूप में शासन करना प्रारंभ कर दिया। फरीद खां अपने पिता का प्रथम पुत्र था, जो 1472 ईस्वी में जिसका जन्म हुआ था, परंतु इसके अपने पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं था, क्योंकि इसकी सौतेली माँ के साथ का हमेशा अनबन होता था, जिसके कारण 1474 ईस्वी में शेर खां ने या फरीद खां ने, शेरशाह सूरी ने जौनपुर प्रस्थान किया और वहाँ रहते हुए उसने विद्या अध्ययन किया। चूँकि वह कुशाग्र बुद्धि का प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी था, उसके ज्ञान और बुद्धिमत्ता, परिश्रम, विनम्रता जौनपुर प्रसिद्ध हो गई। इसी समय जमाल खां, फरीद खां के अनेक प्रशंसकों ने हसन खां को विश्वास दिलाया कि उसके पिता पुत्र में महान असाधारण गुण है, और दोनों के पिता पुत्र के मध्य मेल हो गया। इसी दौरान 1497 ईस्वी से 1518 ईस्वी के मध्य शेरशाह सूरी या फरीद खां, जिसे प्रारंभ में फरीद खां सहसराम खासपुर टांडा के जागीर के प्रबंधक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपने प्रबंधों के द्वारा परगना का काफ़ी विकास किया, जिसमें राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई और साथ ही उसे स्थानीय प्रशासन का अनुभव प्राप्त हुआ। उसने अपने प्रारंभिक दिनों में जब जागीरदार के प्रशासक के रूप में कार्य कर रहा था, तो उसने काफ़ी कठोरता पूर्वक भ्रष्टाचार का दमन किया और अराजकता का दमन किया। लगभग 20 वर्षों तक फरीद खां इन दोनों परगनों का प्रबंध करता रहा। उसकी इस प्रबंध से वहाँ के निवासी प्रसन्न थे और शासक भी वहाँ के प्रसन्न थे, परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और उसके कई ऐसे शत्रु हो गए जिन्होंने बिहार के सूबेदार को शेर खां के विरुद्ध, शेरशाह सूरी के विरुद्ध उकसाना प्रारंभ कर दिया और उन्हें इस बात के लिए दबाव बनाने लगा कि इस क्षेत्र को, इस परगने को, शाहजपुर और खासपुर टांड को उसके सौतेले भाइयों में विभाजित कर दिया जाए। हालांकि शेरशाह सूरी ने इसके लिए काफ़ी इसका विरोध किया और तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी से इसकी प्रार्थना की कि वो ऐसा ना करे, परंतु इसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। कालांतर में बिहार के सूबेदार ने इस व्यवस्था को जारी रखा। इस कारण शेरशाह सूरी मुगलों के संपर्क में आया और उसने मुगलों की सेवा करते हुए इस क्षेत्र को प्राप्त करने का प्रयास किया। मुगलों की सेवा में रहते हुए इस क्षेत्र को प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने तत्कालीन मुगल के जो सूबेदार थे, कड़ा मणिकपुर के मुगल सूबेदार जुनैद बरला से सहायता मांगी और कहा कि वह इस जागीर को मुगल जागीरदार के रूप में रखेगा, जिसके कारण उसे इस क्षेत्र यह परगना प्राप्त हो गया। यहाँ तक कि शेर खां जब मुगल सेना चंदेरी पर अभियान कर रही थी, उसके समय भी उसमें सम्मिलित था। शेरशाह सूरी, जिसमें प्रारंभ से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, उससे मुगलों को यह आश्वासन दिला दिया या विश्वास दिला दिया कि ये कालांतर में एक अच्छा शासक बनेगा। अतः बाबर ने अपने सैनिकों को इस बात का आदेश दिया कि वो शेरशाह सूरी पर नज़र रखें और उसे पकड़ने का प्रयास किया। इससे पहले कि वो शेरशाह सूरी को पकड़ पाते, शेरशाह सूरी वहाँ से भागकर बिहार आ गया। मुगलों की सेना संगठन, मुगल अमीरों के चरित्र अध्ययन के बाद जब शेर खां बिहार आया तो उसने अफगानों को पुनः संगठित करने का प्रयास किया। सुल्तान मोहम्मद ने, जो बिहार का शासक था, उसने उसका स्वागत किया और उसे अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया और कुछ दिनों बाद ही तत्कालीन सुल्तान महमूद की मृत्यु हो गई।
उसकी मृत्यु के पश्चात शेर खान ने बिहार पर अपना प्रभाव स्थापित करना प्रयास कर दिया, परंतु इसी समय इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी बिहार आ गया और उसने सुल्तान के रूप में अपने आप को उपस्थित स्थापित किया और वह बाबर से संघर्ष करने की तैयारी करने लगा। 1529 में घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी की पराजय हुई और उसके साथ ही बिहार पर से अफगानों का प्रभाव समाप्त होने लगा। इस स्थिति का इब्राहिम लोदी शेर शाह सूरी ने लाभ उठाया और उसने बिहार में अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। उसने सैनिक व्यवस्था को पुनर्गठित किया, अपने विश्वास अधिकारी को नियुक्त किया और अपने प्रभाव को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इसी समय बिहार पर बंगाल के गवर्नर ने, बंगाल के सूबेदार ने आक्रमण किया, क्योंकि वह बिहार पर प्रभाव स्थापित करना चाहता था, परंतु शेर शाह सूरी ने इसे पूरी तरह पराजित किया और इस बिहार पर प्रभाव स्थापित करने के साथ साथ शेर शाह सूरी ने 1529 ईस्वी में चुनार के किले पर भी अपने अधिकार स्थापित कर लिया। चुनार का किला जो कई बाबर के विश्वस्त रहे अफगान सरदार ताज खां सारंग खानी का अधीनता में थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसने उसकी विधवा से विवाह कर चुनार किले पर अधिकार कर लिया और इस अधिकार के साथ ही मुगलों के साथ उसका संघर्ष प्रारंभ हो गया। मुगल शासक हुमायूं जो इसके इस कार्य से सशंकित हो गया और उसने इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का निश्चय किया। उसने एक सेना को नियुक्त किया ताकि वह शेर शाह सूरी को पराजित कर चुनार किले पर अधिकार कर ले। यहाँ पर शेर शाह सूरी ने बुद्धिमत्ता से कार्य किया और उसने स्वयं को मुगल जागीरदार के रूप में प्रस्तुत किया और चुनार किले पर अपने अधिकार बनाए रखा। 1534 ईस्वी से 1538 ईस्वी के मध्य शेर शाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार किया। सूरजगढ़ के युद्ध में उसने तत्कालीन बंगाल के सूबेदार को बुरी तरह पराजित किया और बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया। 1538 ईस्वी तक बंगाल पर उसका पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। बंगाल पर अधिकार स्थापित हो जाने के कारण शेर शाह सूरी की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया, उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई। इस कारण मुगल शासक हुमायूं अब शेर शाह सूरी को दबाना चाहता था, उसे पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। इस कारण उसने बिहार की ओर प्रस्थान किया और बंगाल प्रस्थान किया और शेर शाह सूरी को घेरने का प्रयास किया, परंतु तब तक शेर शाह सूरी की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ चुकी थी। वह काफ़ी शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित हो चुका था, अतः उसने हुमायूं के साथ संघर्ष करने की सोची। अब 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में और 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शासक को बुरी तरह पराजित किया। इस पराजय के साथ ही मुगल भारतीय इतिहास के रंगमंच से विलुप्त हो गए और 1540 ईस्वी में 10 जून 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी हिंदुस्तान के शासक के रूप में स्थापित हुआ। उसकी विधिवत राज्याभिषेक हुई। इस राज्याभिषेक के बाद शेर शाह सूरी ने अपना साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। सबसे पहले उसने पश्चिम उत्तर सीमा की समस्या का समाधान किया कि पश्चिम उत्तर में कई ऐसी जातियां थी जो मुगलों के समर्थक थे और इसके अतिरिक्त मुगल किसी भी समय इस क्षेत्र से होते हुए भारत पर प्रवेश कर सकते थे, जो शेर शाह सूरी के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसलिए शेर शाह सूरी ने बंगाल पश्चिम उत्तर क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया और लगातार आक्रमण कर उन जातियों को अपने अधीन लाने के लिए विवश किया जो मुगलों की सहायता कर सकते थे। उसने यहाँ एक दुर्ग का निर्माण किया जिसे रोहतासगढ़ कहा गया और इसमें 50,000 सैनिकों को, अफगान सैनिकों को स्थायी रूप से रखा ताकि वे अवसर आने पर मुगलों को या अन्य विद्रोहों का या अन्य घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके पश्चात बंगाल की पुनर्विजय शेर शाह सूरी ने की, क्योंकि उत्तर पश्चिम में शेर शाह सूरी के व्यस्त होने के कारण बंगाल के सूबेदार खिज्र खां ने पूर्व सुल्तान महमूद की पुत्री से विवाह कर अपना अधिकार स्थापित किया और बंगाल पर अधिकार करने का प्रयास किया, जिसे शेर शाह सूरी ने पराजित कर उसके सत्ता से हटा दिया और बंगाल पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। इस घटना के पश्चात शेर शाह सूरी लगातार विजय करता गया और 1541 उसने मुल्तान सिंध की विजय की। 1542 में मालवा पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसी तरह रायसीन का क्षेत्र जो काफ़ी उपयुक्त क्षेत्र है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है सामरिक दृष्टिकोण से भी, उस पर अपना अधिकार स्थापित किया। मारवाड़ मेवाड़ के राजपूत जो बाबर के पश्चात
शक्तिशाली होने लगे थे और जो शेरशाह सूरी के साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकते थे, उसे 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने उन्हें पराजित किया और मारवाड़ और मेवाड़ को भी अपने अधिकार में ले लिया। तत्पश्चात शेरशाह सूरी कालिंजर की ओर बढ़ा, जो बुंदेलखंड में स्थित है और सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व है। ये ऐसा क्षेत्र है जो दक्षिण और उत्तर भारत के द्वार के रूप में देखा जा सकता है। अतः बुंदेलखंड के इस क्षेत्र को विजित करना शेरशाह सूरी के लिए काफ़ी आवश्यक था। यह शेरशाह सूरी की अंतिम विजय थी। इस विजय के दौरान ही बम के एक विस्फोट की एक गोला बारूद जो ढेर रखा हुआ था उसमें विस्फोट हो गया, जिसमें शेरशाह सूरी काफ़ी बुरी तरह से घायल हुआ और इसी अवस्था में उसकी मृत्यु हुई। मगर उसकी मृत्यु के पूर्व उसे इस बात की सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि कालिंजर पर अफगानों का अधिकार हो चुका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने एक लंबा संघर्ष किया और अपने सत्ता को स्थापित किया, मगर दुर्भाग्य की बात है कि वो इस सत्ता का अधिक दिनों से भोग नहीं कर सका और 5 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी यह कह सकता है कि 5 वर्ष में उसने काफ़ी अच्छा कार्य किया। अगर हम लोग उसके प्रशासनिक व्यवस्था की ओर देखें, या हम लोग देखते हैं कि शेरशाह सूरी के साम्राज्य का विस्तार, ये जो हरे रंग का है ये हमें ये दिखाता है कि शेरशाह सूरी का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था। अपने पूरे कार्यकाल में 5 वर्ष के कार्यकाल में शेरशाह सूरी ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसने बिहार से अपना प्रशासन प्रारंभ किया और बंगाल होते हुए उत्तर पश्चिम क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, चंदेरी वगैरह आदि पर अपना अधिकार स्थापित किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अब हम लोग बात करते हैं शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार के बारे में। तो शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार को भी कुछ भागों में विभाजित किया है, जिससे कि इसे समझने में सुविधा हो सके। पहला भाग है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा भाग है प्रांतीय प्रशासन, तीसरा है सैनिक प्रशासन, फिर वित्तीय, न्याय, मुद्रा, व्यापार, गुप्तचर प्रणाली और सार्वजनिक निर्माण। तो केंद्रीय प्रशासन के अंदर हम देखते हैं राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत का अर्थ है कि इसकी प्रशासन जो व्यवस्था थी राज्य करने की वो किस प्रकार की थी। हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी पूर्ववर्ती सुल्तानों के समान निरंकुश था। उसकी सत्ता निरंकुश, असीमित और आबादित थी। लेकिन शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह प्रजा के कल्याण से जुड़ा हुआ था। उसकी राजस्व धारणा अन्य सुल्तानों की तुलना में काफ़ी अलग थी। उसका शासन का मुख्य आधार था जनता की कल्याण करना और अफगान व्यवस्था को, अफगान साम्राज्य को बनाए रखना। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी ने जिस अफगान साम्राज्य की स्थापना की उसे द्वितीय अफगान साम्राज्य कहा जाता है। इससे पूर्व जो प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो बहलोल लोदी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने योगदान दिया था। तो राजत्व का सिद्धांत शेरशाह सूरी का मुख्य आधार था केंद्रीय प्रजा की सुरक्षा और अफगानों को भारत में स्थापित करना। इसलिए उसने इसके लिए निरंकुशता का भी प्रदर्शन किया। अब आते हैं केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत शेरशाह ने अपने पूरे प्रशासन व्यवस्था 4 भागों में विभाजित किया था। पहला है दीवान विजायत, वित्त संबंधी, जिसका प्रधान वजीर होता था, जिसका मुख्य कार्य होता था वित्त संबंधी कार्यों को देखना। वह राज्य की आय व्यय और हिसाब को देखता था। अन्य विभाग मंत्रियों के कार्यों को निरीक्षण करने का अधिकार भी उसे प्राप्त था। दूसरा है दीवान अर्ज, जो सैन्य संबंधी था और इसका प्रधान आरिज कहलाता था। सैन्य संबंधी इस कार्य के सेना की भर्ती, रसद संग्रह आदि संबंधित था। तीसरा दीवान रसाल, विदेश विभाग, यानी विदेशों से पत्र व्यवहार करना इस विभाग का मुख्य कार्य था। और चौथा है दीवान इंशा, आंतरिक पत्र व्यवहार, प्रांतीय राज्यों के साथ पत्र व्यवहार इस विभाग का मुख्य कार्य था। उसके बाद आते हैं प्रांतीय शासन में। तो प्रांत प्रशासन में शेरशाह ने अपने पूरे साम्राज्य को 3 भागों में बांटा था। पहला सरकार, जिसे प्रांतों को विभाजित किया। सरकार के अधीन थे परगना और परगना के अधीन थे ग्राम प्रशासन। तो सरकार के अंदर 2 अधिकारी थे, एक सिकदारान जो सैनिक अधिकारी था, जिसका मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखना, विद्रोह का दमन करना और राजस्व वसूली में अन्य अधिकारियों की सहायता करना।
दूसरा था मुंसिफ मुंसिफान, इसका मुख्य कार्य था राजस्व की वसूली करना, और न्याय व्यवस्था संबंधित कार्य से भी जुड़ा हुआ था। तीसरा है परगना में सिकदार, परगना के अंतर्गत सिकदार थे जो सैनिक कार्य थे, जिसका कार्य सुरक्षा व्यवस्था, विद्रोह आदि को दमन करना। मुंसिफ नागरिक कार्य यानी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित था। दूसरा फौजदार खजांची जो राजस्व वसूली करता था। दो उसमें दो कारकुन भी थे जो हिंदी या फारसी के लेखक थे, जो आदेशों को लिखकर या जो लिखित कार्य होते थे उनको उनके द्वारा संपादित किया जाता था, जिसमें मुखिया, पंचायत, पटवारी आदि थे जो स्थानीय रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को देखते थे। शेरशाह सूरी प्रशासनिक सैन्य अंग 4 भागों में विभाजित था। घुड़सवार जिसमें 1.5 लाख सैनिक थे, पैदल में 25,000, हाथी में 5,000 और बंदूकियाँ 50,000। शेरशाह की सैन्य व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि शेरशाह ने केंद्रीय शासन, स्थायी केंद्रीय सेना की व्यवस्था की जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में रहता था। उसने हुलिया रखने की प्रथा और घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः प्रचलित की, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा नहीं होने से अमीर भ्रष्टाचार करते हैं और सैनिकों के अधिकार कम हो जाते हैं। साथ ही शेरशाह ने स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था और सैनिकों में कठोर अनुशासन बनाए रखता था। अब बात करते हैं वित्तीय प्रशासन की। तो वित्तीय प्रशासन शेरशाह सूरी की सबसे महत्वपूर्ण ऐसी विभाग थी जिसमें शेरशाह सूरी ने काफ़ी अच्छे सुधार किए और जिसकी शेरशाह सूरी इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। शेरशाह सूरी ने मालगुजारी के लिए कुछ व्यवस्थाएं की, जैसे उसने भूमि की समस्त भूमि पैमाइश की और उसे 3 भागों में विभाजित किया, उत्तम, मध्य और निम्न, और इनके आधार पर समस्त भूमि के राजस्व का निर्धारण किया। एक औसत दर पर राजस्व का निर्धारण किया और उसे संपूर्ण राज्य में लागू करवाया। शेरशाह ने किसी को भूमि पट्टा भी दिया जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, इसकी प्रकार, मालगुजारी आदि दर्ज रहती थी। जहाँ तक संभव हुआ शेरशाह ने मालगुजारी को नकदी के रूप में प्राप्त करने का प्रयास किया ताकि राजकोष में धन की प्राप्ति हो सके। शेरशाह ने राजस्व अधिकारियों को भ्रष्टाचार का समाप्त करने के लिए भी कुछ शुल्क निश्चित किए हैं, जैसे जरिमाना अर्थात भूमि पैमाइश का शुल्क और कर संग्रह का शुल्क किसानों को देना पड़ता था। कि शेरशाह ने कृषकों की सुरक्षा के लिए कार्य किए। मालगुजारी के ऊपर वह कृषकों से 2.5% अतिरिक्त कर लेता था और इसे अनाज के रूप में लेता था ताकि अनाज की एक गोदामों में सुरक्षित रह सके। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि शेरशाह की जो व्यवस्था थी उसमें कुछ दोष भी थे, जैसे मध्यम निम्न वर्ग की भूमि जो किए गए थे उसमें समस्त पर एक औसत लगा दिया था, जिसके कारण मध्यम निम्न वर्ग की भूमि पर कर का भार अधिक पड़ता था। न्याय प्रशासन में अगर बात करें तो न्याय प्रशासन मुख्य काजी होता था जो शासक के बाद दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो न्याय व्यवस्था में हिस्सा लेता था। इसी तरह शेरशाह सूरी ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार की, पुराने खोटे सिक्कों का अंत किया और उसके स्थान पर नए सिक्के जारी किए जिसमें चांदी, सोने और तांबे के बने होते थे। चांदी का रुपया जो 178 ग्रेन था शेरशाह ने प्रचलित करवाया। इसी तरह 380 ग्रेन का तांबे का दाम भी शेरशाह ने प्रचलित करवाया। साथ ही सोने के सिक्के भी उसने प्रचलित किए जो असरफिया मुद्रा कहलाते हैं, जिनका भिन्न भिन्न भार होता था, वे समान भार के नहीं होते थे। उसकी जो मुद्राएं होती थी वो वृत्ताकार और वर्गाकार दोनों होती थी, जिसमें सिक्कों पर जिसमें अरबी लिपि में शेरशाह का नाम, पदवी, टकसाल का नाम अंकित होता था। कुछ मुद्राओं पर शेरशाह का नाम देवनागरी लिपि में भी अंकित रहता था। इसके साथ ही चारों खलीफाओं के नाम भी इसमें अंकित होते थे। टकसालों की संख्या इस समय 23 थी, जिसमें मुख्य टकसालें आगरा, ग्वालियर, उज्जैन, लखनऊ, सहस्राम आदि में अवस्थित थे। शेरशाह का मुद्रा व्यवस्था काफ़ी स्थायी सिद्ध हुआ। इनसे लिखते हैं कि वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार रुपया ही है। एडवर्ड थॉमस ने भी इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि मुगलों ने भी उसकी इस मुद्रा सुधार को अपनाया। इसी प्रकार मुद्रा प्रणाली व्यापार वाणिज्य के विकास में भी शेरशाह ने काफ़ी कार्य किए। उसने व्यापारियों को अपने सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापार चुंगी का 2 ही स्थान पर ली जाए, प्रथम साम्राज्य में प्रवेश करते समय, दूसरी बार वस्तु के विक्रय के समय। इसके अलावा मार्गों की सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था आदि के लिए भी शेरशाह सूरी ने काफ़ी कार्य किए
अमीर ने मुकदमों को आदेश दिया कि व्यापारियों की समस्त सुविधाएं प्रदान करें और उनकी संपत्ति की रक्षा करें। यदि किसी व्यापारी का माल चोरी हो जाता था तो स्थानीय अधिकारियों को आदेश था कि वे इसकी क्षतिपूर्ति करें। गुप्तचर प्रणाली भी शेरशाह सूरी की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिसमें उसने काफ़ी कार्य किया। वालिद मुमालिक इसका प्रधान था, जिसका मुख्य कार्य साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर गुप्तचर की नियुक्ति करना था और उनसे प्राप्त सूचनाओं को शेरशाह तक पहुंचाना था। इससे शेरशाह को राजस्व, न्याय, सामान्य प्रशासन, बाजार की कीमतों आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती रहती थी। ये गुप्तचर उसे तुरंत सूचना भेजने का भी कार्य करते थे। तुरंत सूचना भेजने के लिए सायाओं में डाक चौकियों की व्यवस्था की जाती थी जहाँ 2 घोड़े सदैव उपलब्ध होते थे। शेरशाह के सफल प्रशासन में उसकी गुप्तचर प्रणाली ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करें सार्वजनिक निर्माण, तो सार्वजनिक निर्माण में शेरशाह ने मुख्य रूप से 4 सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें पहला सोनारगांव से सिंधु नदी तक जाने वाली सड़क थी, दूसरा आगरा से जोधपुर जो चित्तौड़ तक गुजरात के समुद्र तक जाती थी, आगरा से बुरहानपुर तक और लाहौर से मुल्तान तक। क्योंकि इस समय व्यापार भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती थी, इसलिए इन सड़कों का काफ़ी महत्व था। इन सड़कों के साथ साथ सराय भी निर्माण की जाती थी जहाँ सरकार को सुविधा दी जाती थी। सरायों के व्यय के लिए पास के गाँव से राजस्व दिया जाता था। प्रत्येक सराय में चौकीदार, डाक सेवक और 2 घोड़े सदैव तैयार रहते थे। इन सरायों का डाक चौकी के रूप में प्रयोग किया जाता था। सड़कों के सरायों का शेरशाह ने अनेक भवनों का निर्माण कराया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था रोहतासगढ़ का किला और सहसराम में उसका मकबरा, जो हमें इंडो इस्लामिक स्थापत्य का उदाहरण प्रदान करती है। कनिंघम ने इसे ताजमहल से श्रेष्ठ बताया है। शेरशाह सूरी ने सरायों के साथ अस्पतालों का निर्माण करवाया और शिक्षा क्षेत्र में भी उसने काफ़ी कार्य किए, कई काफ़ी मदरसों का भी उसने निर्माण करवाया। तो हम लोग देख सकते हैं कि शेरशाह महान प्रशासक था। सैनिक तथा असैनिक क्षेत्र में उसकी उपलब्धियाँ महान थीं। उसने मौलिक सिद्धांतों पर नवीन प्रथा का निर्माण नहीं किया था, परंतु उसने जो सुधार किए वो काफ़ी प्रेरणादायक थे। उसे अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए मात्र 5 वर्ष का समय मिला, लेकिन इस सीमित समय पर भी उसने काफ़ी अच्छा कार्य किया जो उसे महान प्रशासक बनाता है। कई इतिहासकारों ने उसकी प्रशंसा की है, जिसमें किन ने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यह प्रसन्नता की बात है कि लूट और नरसंहार की परंपरा टूट गई। शेरशाह के शत्रु ने भी उसकी काफ़ी प्रशंसा की है। इसी वजह विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि यदि शेरशाह कुछ दिन और जीवित हो रहता तो अपने वंश को दृढ़ पर आधार खड़ा कर पाता और महान मुगलों को इतिहास के रंग मंच पर प्रकट होने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। तो छात्रों, ये हम लोग देख रहे हैं शेरशाह का शासन प्रबंध और उसकी जीवनी, जिससे हमें यह स्पष्ट समझ आ जाता है कि शेरशाह महान विजेता प्रशासक था। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर वह अपने प्रतिभा सम्राट के पद पर पहुंचा था, यह उसकी असाधारण उपलब्धि थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और इसी तरह के और संबंधित वीडियो भी आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।